Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 24 फरवरी 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बुर्किना फासो को। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, और मैं आपको बता दूं पिछले कुछ समय में ना इस कंट्री का नाम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है। तो उसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैफिक। ये जो बॉडी है ना ट्रैफिक, इसकी फुल फॉर्म क्या है पहले इसको समझो। इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड हमारी ये बॉडी है। तो इसी बॉडी के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये बॉडी है या ये ऑफिस है, ये हमारे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंडर में आता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इस ट्रैफिक का जो मेन मिशन है वो इंश्योर करना कि जो हमारे जंगली जानवर हैं प्लस प्लांट्स हैं, उनका जो भी व्यापार हो रहा है वो हमारे नेचर के लिए खतरा ना बने। इस चीज़ को इंश्योर करने का काम, या फिर कह सकते हो ये इसका एक मेन मिशन है। तो बताओ यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही हैं ट्रैफिक के रिगार्डिंग। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों एक बहुत बड़ी सी रिसर्च की गई है, और अगर यहाँ पर ये चीज़ें पूरी तरह से साबित हो जाती हैं ना, इनको फिक्स कर लिया जाता है, हमारे पास में सारे एविडेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर जो ये फैक्चुअल डेटा है उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, जब भी आप लोग ज्योग्राफी के अंदर अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता है मेजरली 4 लेयर्स पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो ये 5वीं लेयर है वो यहाँ पे खोजी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये एक तरीके से बोला है। खासकर ऑस्ट्रेलिया में इस रिसर्च को किया गया है और मेंशन किया गया कि अर्थ के अंदर में 4 लेयर्स नहीं हैं, 5 लेयर हैं। मतलब एक सबसे छोटी लेयर भी है, एक इनर कोर लेयर भी देखने को मिलती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, ये अगर यहाँ पे पूरी तरह से प्रूव हो जाता है ना, देन उसके बाद में बुक्स के अंदर में ये सारा डेटा चेंज करना पड़ सकता है। तो ये न्यूज़ जो है ना, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे आप लोग यहाँ पर ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देख पाओगे। सबसे पहला आर्टिकल है साइंटिस्ट डिस्कवर 5th लेयर ऑफ अर्थ, और जो ये 5वीं लेयर है ना, बताया जा रहा है वो एक सॉलिड मेटेलिक बॉल है। मतलब बिल्कुल बीच में जो हमारी पृथ्वी है, बिल्कुल गहराई में जाओगे, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक सॉलिड मेटेलिक बॉल है, और बाकी जो 4 लेयर्स हैं वो इसके ऊपर हैं, जो हम पढ़ते हैं किताबों में। अभी वो लेयर्स कौन कौन सी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद में ऐसी और भी न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हुए हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर द अर्थ हैज़ अ न्यू कोर। इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल अभी यहाँ पर साइंस पोर्टल्स पर खासकर पब्लिश हो रहे हैं। तो ये आर्टिकल ना आपके जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल मैंने आपको दिखा दिया। पहले हम लोग थोड़ा सा ना लेयर के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर आप लोग करेंट समय पर अर्थ का स्ट्रक्चर देखोगे तो अर्थ के स्ट्रक्चर में आपको मिल जाता है सबसे ऊपर क्रस्ट के ऊपर, यानी जहाँ पे क्रस्ट के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, जो भी कुछ है पृथ्वी के ऊपर वो सब क्रस्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहली लेयर हुई है। फिर क्रस्ट के बाद में दूसरी जो लेयर है यहाँ पर मेंटल है, और मेंटल के बाद में जो तीसरी लेयर है वो कहलाती है आउटर कोर, ये वाली। और फिर जो चौथी लेयर है वो यहाँ पर एक बॉल है, इनर कोर कहलाती है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर भी एक और लेयर है, वो कहलाएगी इनर मोस्ट कोर। ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है।
ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। इवन यूपीएससी भी यहाँ पर खासकर इस ये जो इनर कोर है ना, इसको लेकर जो प्रश्न है वो पूछ चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी 4 लेयर्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं। एक और लेयर बताई जा रही है, एक और परत बताई जा रही है जो कि इसके अंदर भी प्रेजेंट है, और वो यहाँ पर एक सॉलिड मेटेलिक बॉल है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो एक पिक्चर और देख सकते हो लेयर्स को और अच्छे से क्लियर करने के लिए। ये यहाँ पर पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। जब आप लोग देखोगे ऊपर तो हम रह रहे हैं, लेकिन अंदर से पृथ्वी खोखली नहीं है, पूरी तरह से मटेरियल से भरी हुई है। तो अंदर एक के बाद एक लेयर्स हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया क्रस्ट, उसके बाद में मेंटल वाली लेयर, देन उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो हमारा कोर वाला रीजन। कोर को 2 पोर्शन में बांटा गया है, एक आउटर कोर है और एक बिल्कुल अंदर इनर कोर है। बताया जा रहा है कि अब जो नई रिसर्चेस है वो क्या बताती है कि इसके अंदर भी यहाँ पर एक और लेयर है जिसको हम लोग इनर मोस्ट कोर के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, पता कैसे लगाया गया? क्या हम धरती में इतनी गहराई में जा सकते हैं? इतना मतलब कि कई हज़ारों किलोमीटर अंदर जा सकते हैं? तो कहोगे हाँ बहुत आसान है, हम लोग पानी वगैरह पे तो निकालते हैं ना, तो जाते नहीं है, तो इतना अंदर नहीं जाते हैं। देखो पृथ्वी में इतना डीप तक पहुंच पाना अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है, और ना यहाँ पर पहुंचा गया है अभी तक। तो कैसे पता लगाया गया इस लेयर के बारे में? हम लोग यहाँ पर सीस्मिक वेव का यूज़ करते हैं। सीस्मिक वेव क्या होती हैं? जो भूकंप वाली वेव्स होती हैं। क्योंकि पृथ्वी, मैंने बोला, अंदर से खोखली नहीं है, अंदर से यहाँ पर अलग अलग लेयर से मटेरियल से भरी हुई है। तो अगर अंदर बिल्कुल भी हलचल होती है ना, तो वो बाहर तक, ऊपर तक यहाँ पर वो आप कह सकते हो महसूस होती हुई नज़र आएगी। तो सीस्मिक वेव्स के जो रेडिएशन होते हैं ना, उससे हमें पता चलता है, उसकी डायरेक्शंस को हम लोग एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार से, कहाँ से वो रेडिएशंस आ रही हैं, और उसी का एनालिसिस कर कर हम लोग यहाँ पर इन अलग अलग लेयर्स का पता लगाए हैं, है ना। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ये अभी एक और लेयर के बारे में बताया जा रहा है, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सीस्मिक वेव की स्टडी करके ही बताया जा रहा है। कभी मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा और समय लगेगा कि सीस्मिक वेव्स काम कैसे करती हैं, कैसे यहाँ पर इसके ऊपर रिसर्चेस की जाती है। कभी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा डिटेल से। बट अभी यहाँ पे समझने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार हो क्या रहा है, जो नई रिसर्चेस हैं वो क्या बता रही हैं, वो यहाँ पर मेजरली हम समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत ध्यान देकर आप कह सकते हो कि सुनना है। जो बिल्कुल लास्ट में, यानी कि जो हमारा पूरा का पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर है, और लास्ट में जो ये बॉल है ना इनर कोर वाली, ये कहलाती है एक आयरन बॉल। क्या कहलाती है? आयरन बॉल। बहुत ज़्यादा गर्म है, खौल रही है, और इसका साइज़ कितना है? जैसा हमारा प्लूटो प्लैनेट था ना, उतना ही साइज़ कह सकते हो इस बॉल का है। ये बिल्कुल यहाँ पर इनर कोर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब जो इनर कोर है ना, ये एक तरीके से पूरी तरह से प्रेशराइज्ड हुआ हुआ है, यानी कि इसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स हैं, तो उन्हीं लेयर्स के अंदर यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से ये दबा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है, दबा हुआ है तो ये एक तरीके से गोल शेप में, ऐसा कैसे? देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आउटर कोर है ना, ये लिक्विड फॉर्म में, ध्यान रखना, आउटर कोर कौन सी फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो नीचे जो बॉल है ना, सबसे इनर कोर वाली, वो घूम रही है लिक्विड के अंदर, लिक्विड में यहाँ पर घूम रही है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में 5000 किलोमीटर से ज़्यादा गहराई में अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप कह सकते हो कि यहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। ठीक है ना। बहुत सारी जगह पर जो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं, है ना। तो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा अंदर है ये, यहाँ तक पहुँचना एक तरीके से नामुमकिन है। प्लस यहाँ पे जो इनर कोर है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। और उसके बाद में बताया ही जाता है कि जो इनर कोर का टेम्परेचर है ना, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कितना? लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लगभग 4700 से लेकर 4900 के आसपास बताया जा रहा है। इतना यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इतना देखने को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर यहाँ पे नज़र आता है। और जो अभी एक नई लेयर मिल रही है ना, उस लेयर का जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा बताया जा रहा है। लगभग यहाँ पर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का टेम्परेचर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में बाकी 3 लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनर कोर के बारे में तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, इनर कोर के बारे में इतनी सारी बातें मैंने क्यों बताई हैं, अभी आगे बोलूँगा और इसके बारे में। अब बात करते हैं क्रस्ट की। जब हम लोग बात करते हैं क्रस्ट की ना, तो क्रस्ट बिल्कुल सबसे ऊपर वाली लेयर है, आउटसाइड वाली लेयर है। ये किस चीज़ से बनी हुई है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ये लेयर बनी किस किस चीज़ से है। तो ये लेयर बनी है सॉलिड रॉक से। फिर उसके बाद में कह सकते हो कि यहाँ पर सॉलिड रॉक के बाद में बेसल्ट का यूज़ है। बेसल्ट के साथ साथ यहाँ पर जो ग्रेनाइट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर वाली क्रस्ट वाली लेयर में। जो मेंटल है ये किस चीज़ से बनी हुई है? तो जो ये मेंटल आपको, यानी क्रस्ट के नीचे जो जस्ट मेंटल देखने को मिल रही है ना, ये काफ़ी गर्म है। और ये कहीं ना कहीं एक सॉलिड रॉक तो है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एक मैग्नीशियम रिच सॉलिड रॉक है, ऐसा कह सकते हो। फिर उसके बाद में जो ये कोर है, ये पूरा का पूरा कोर है। अब इस कोर को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो जब हम लोग बात करते हैं किसकी? आउटर कोर की। तो आउटर कोर में आप देखोगे
ये पूरी तरह से लिक्विड का है। इनर कोर जब आप देखते हो तो इनर कोर यहाँ पर आपको सॉलिड देखने को मिलेगा, और खासकर ऊपर वाला लिक्विड आउटर कोर है और अंदर वाला यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो सॉलिड है, यानी जो बॉल है अंदर, हाँ बिल्कुल वो सॉलिड है। प्लस जो आउटर कोर है ये बना किस किस चीज़ से है? आउटर कोर बना है निकेल, आयरन और मोल्टन रॉक से। और लास्ट में यहाँ पर ये जो इनर कोर है वो आप कह सकते हो यहाँ पर आयरन बॉल, मैंने आपको बताया था कि जो आयरन बॉल की तरह है वो आयरन से यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आपसे पूछ जाए पूरा कोर के बारे में पूछ लिया जाए कि हाँ ये कोर किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो जब हम लोग बात करते हैं पूरे कोर की, तो इसमें कोर में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि निकेल हो गया, आयरन हो गया, मोल्टन रॉक हो गया, है ना। इन चीज़ों से मिलकर ये पूरा कोर बना हुआ है। अच्छा, अब आप कहोगे सर इतनी सारी बातें बता रहे हो क्यों, ये ध्यान में रखनी है क्या? हाँ, इतनी सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो यूपीएससी ने साल 2009 में ना एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्वेश्चन क्या था? इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लैनेट अर्थ, यानी जब हम लोग अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेंटल के नीचे वाली जो लेयर है ना वो है कोर। तो वो कोर किस चीज़ से बनी हुई है ये आपसे पूछा गया है। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, सिलिकॉन। बताओ क्या है सही उत्तर? एल्यूमिनियम पढ़ा था क्या हमने? नहीं। क्रोमियम पढ़ा था? नहीं। आयरन पढ़ा था? नहीं। सॉरी, सिलिकॉन पढ़ा था? नहीं। आयरन पढ़ा था? हाँ बिल्कुल पढ़ा था, है ना। आयरन, निकेल, मोल्टन रॉक अभी हमने पढ़ा था, है ना। तो ये जो मिलकर जो है ना ये जो कोर वाला रीजन है वो बना हुआ है। तो ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, तो इसका जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब एक और दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जो ही बातें बताई हैं इसको लिखें कैसे? तो लिख सकते हो, वैसे ये सारा डेटा मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। जो भी मैंने बातें बताई हैं ना आपको वो सब यहाँ पे लिखित में प्रोवाइड करवा दी हैं, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, प्लस यहाँ पे जो लेयर्स हैं किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई हैं वो सब यहाँ पर लिखित में है, सब पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर सकते हो। अब इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंस क्या है समझते हैं। देखो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज आपको पता चल जाएगा। तो जो वर्ल्ड बैंक है ना इसको लीड करने के लिए जो बाइडन ने जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक नाम दिया है, वो है अजय बंगा। तो अजय बंगा जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक को लीड कर सकते हैं आने वाले समय पर, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक के जो करंट चीफ हैं जिनका नाम है डेविड मैलपास, तो अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अपने पद से स्टेप डाउन करने वाले हैं, पद से हटने वाले हैं, है ना। और फिर उनकी जगह पर एक नया चीफ चाहिए, तो अजय बंगा हो सकते हैं, ये नाम यहाँ पर जो बाइडन की साइड से दिया गया है। उसके अलावा अलग अलग और भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं। अभी तक यहाँ पर जो नॉमिनेशंस है वो ओपन है, और आगे भी काफ़ी सारे नॉमिनेशंस ओपन रहेंगे। बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक वेमेन कैंडिडेट को भी चूज़ करना चाहिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। बट जैसा भी होगा वो आगे पता चल जाएगा। बट न्यूज़ क्या है वो आपने यहाँ पर समझा, अभी खाली यहाँ पर नेम निकल कर आया है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें इस आर्टिकल से पढ़ना क्या है। तो अभी वर्ल्ड बैंक चर्चा में, और मैं आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक हमने काफ़ी समय पहले पढ़ा था, मतलब लगभग महीने भर से ज़्यादा हो चुका है वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़े हुए। तो आज हम लोग इसको रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से समझेंगे वर्ल्ड बैंक एग्जैक्टली क्या है, कैसे बना है, कौन कौन सी बॉडीज़ इसके अंदर में आती हैं। क्योंकि यूपीएससी सिलेबस में जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में डायरेक्टली सिलेबस में के अंदर लिखा हुआ है कि आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है वर्ल्ड बैंक समझते हैं। मैं हमेशा आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाता हूँ जब भी वर्ल्ड बैंक के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये पिक्चर अपने आप में ही पूरा कंप्लीट है, जो कि वर्ल्ड बैंक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहली बात, जब वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, यहाँ पर यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक बना कैसे था? देखो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम लोग नाम देते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था जुलाई 1994 में किया गया था, ठीक है। यूएसए के ब्रेटन वुड्स में, न्यू हैम्पशायर में कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस वजह से नाम ही यहाँ पर उस जगह के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस का रख दिया गया। जब ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है। दो बड़ी बॉडीज़ बनाई जाती हैं इन कॉन्फ्रेंस के अंदर में। उन दो बॉडीज़ का नाम क्या है? एक का नाम है IBRD और एक का नाम है IMF। IMF आप समझ गए होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो IBRD है ये क्या है? यह है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये दो बॉडीज़ यहाँ पर बनाई जाती हैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। फिर जैसे जैसे कुछ साल बीते चले गए, जो ये IBRD था ये IBRD बदल गया वर्ल्ड बैंक के अंदर में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में इसमें कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड कर दिए गए, और फिर बोला ये गया कि एक कोई भी देश है, अगर वो देश वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना चाहता है तो उसको पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बनना पड़ेगा। ये बात आ गई, ठीक है। तो एक व्यक्ति को या फिर एक कंट्री को IMF का मेंबर बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन पाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर IBRD जो है ना वही धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक में डेवलप हो गया था। कैसे बना ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अभी भी आपको ना कन्फ्यूज़ करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर बदलाव किया जा सकता है। जैसे जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं कि हाँ इसने क्या हुआ था, IBRD वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बदल गया था। किसमें? ग्रुप में। तो वर्ल्ड बैंक की पूरा वर्ल्ड बैंक नहीं बना है अभी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना है।
तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आपको इस प्रकार से 5 अलग अलग बॉडीज़ बताई जाती हैं। ये 5 जो बॉडीज़ हैं ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती हैं, जैसे IBRD, IDA, IFC, ICSID और मीगा। तो पहले हम जब IBRD की बात करते हैं तो यह है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका काम क्या है कि दुनिया भर में बहुत सारी यहाँ पर सरकारें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट करना, लो इनकम कंट्रीज़ को सपोर्ट करना, उनको लोन प्रोवाइड करवाना। ऐसे यहाँ पर IDA है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करता है, अगेन जो भी यहाँ पर पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर इंटरेस्ट फ्री लोन देना, है ना, ऐसा लोन देना जिस पर ब्याज वगैरह ना वसूला जाए, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 और बॉडीज़ बनी। ये 5 बॉडीज़ अलग से बनाई गई और ये 5 बॉडीज़ मिलकर क्या बनाती हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती हैं। अभी भी वर्ल्ड बैंक नहीं बना है। तो वर्ल्ड बैंक कैसे बनता है, तो ये 5 अलग अलग बॉडीज़ बनी है ना इस ग्रुप में, इसमें से जो ऊपर की 2 हैं IBRD और IDA जिसके बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये दोनों साथ में मिलकर वर्ल्ड बैंक को बनाती हैं। तो वर्ल्ड बैंक इन दोनों बॉडीज़ से मिलकर बनता है, ध्यान रखना। बात क्लियर हो गई। बाकी 3 के बारे में और पढ़ लेते हैं जो इस ग्रुप में है, एक आइडिया हो जाएगा। IFC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखो काम सबका एक ही है, जो भी यहाँ पर मान लो कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाना, है ना, पुअरेस्ट कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करवाना, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवाना, यही काम सभी बॉडीज़ का है लगभग। ICSID का भी काम यही है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इनका काम भी यही है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करवाना, सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, सरकारों को ग्रांट प्रोवाइड करवाना। ऐसे यहाँ पर जो MIGA है इसका भी यही मकसद है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, है ना, इसका भी काम यही है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करना डेवलपिंग कंट्री में, उसकी इकोनॉमी ग्रोथ को सपोर्ट करना, है ना, पॉवर्टी वहाँ पर कम करना। तो ये सारा मेजर मकसद है मीका का। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरा वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको समझना पड़ेगा, और कोई भी क्वेश्चन आता है कहीं से भी आता है तो आप उसको आराम से हैंडल कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको यहाँ पर ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। अच्छा, एक बात और आप लोगों से कहनी है, बस थोड़ा सा देर लूँगा, 1-2 मिनट लूँगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं सर बीच में ना ये काम मत किया करो, ठीक है ना, तो यार याद नहीं रहता है आपको लाइक करने के लिए, इस चक्कर में मैं यहाँ पर याद दिला देता हूँ कि हाँ वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर देना। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को याद आ जाता है तो बीच में वो उस बटन को प्रेस कर देते हैं। प्लस उनका कहना है आप स्टार्टिंग में भी 1-2 मिनट लगा देते हो सर स्टार्ट करने में वीडियो, तो स्टार्टिंग में वो 1-2 मिनट मत लगाया करो। देखो यार, अगर मैं ये नहीं बताऊँगा कि आपको PDF कहाँ मिलेगा, कैसे क्या करना है, तो फिर वो तो बेकार है ना। आप जब टेलीग्राम पर पहुँचो, आप खुद भी टेलीग्राम पर अगर पहुँचे हो तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने जैसे स्टार्टिंग में दी है उसी के बेसिस पर तो पहुँचे हो कि हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना PDF वगैरह के लिए, टेलीग्राम कहाँ पर है, क्या सर्च करना है, इसी के बेसिस पर तो पहुँचो। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप फिर उसके बाद में और कुछ नए नहीं जुड़ रहे हैं। डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग यहाँ पर नए नए जुड़ते रहते हैं, तो उनको भी यार बताना ज़रूरी है कि हाँ इस प्रकार से आप यहाँ पे टेलीग्राम पर जाकर ये सर्च कर ऐसे PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें यहाँ पर थोड़े बहुत सेकंड लग जा रहे हैं, 1-2 मिनट लग जा रहा है। अब आपको पता है तो आप देखो वीडियो इसी चक्कर में अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप स्किप कर दो 1-2 मिनट के, ठीक है ना, फिर उसके बाद अपने कंटेंट को स्टार्ट कर लो। ऐसी बातें मत करा करो यार जिसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक ना हो। आगे आते हैं ना, यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस खाली एक आइडिया लेंगे और उसके बाद में इस आर्टिकल को स्किप करेंगे। ऑफिशियल्स का कहना यहाँ पर यह है कि जो G20 ग्रुप है पूरा, पता है 20 देशों का ग्रुप है। अगर हम लोग प्रिसाइजली बात करें तो 20 देश नहीं है, 19 देश हैं और पूरा का पूरा एक यूरोपियन यूनियन है। ये इनसे मिलकर पूरा का पूरा G20 ग्रुप बनता है। तो G20 में आप देखोगे इस G20 का जो प्रेसिडेंसीशिप है अब की बार की वो भारत के पास में है। तो अब की बार जो इसके समिट वगैरह होने हैं ना, तो वहाँ पे कुछ गेस्ट कंट्रीज़ भी होने वाली हैं। तो जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं, तो अब की बार 9 गेस्ट कंट्रीज़ को चुना गया है। वो 9 गेस्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो इंडिया की प्रेसिडेंसीशिप के अंदर में अब की बार 9 देश ऐसे हैं जो कि गेस्ट कंट्रीज़ हैं, मतलब G20 के अंदर वो 20 देश तो अलग हो गए, उसके अलावा 9 अलग से गेस्ट कंट्रीज़ हैं। तो गेस्ट कंट्रीज़ में कौन कौन है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और साथ ही साथ में UAE दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखी होगी इन सब देशों में, क्या कॉमन है, कुछ कॉमन लग रहा है, सोचो सोचो क्या कॉमन है। देखो कॉमन यहाँ पर यह है कि जब आप लोग वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करोगे, सपोज़ यहाँ पर हमने वर्ल्ड मैप इस प्रकार से ड्रॉ किया, तो ऊपर
जैसे यहाँ पर आपको अमेरिका देखने को मिल जाएगा, कनाडा देखने को मिल जाएगा, इधर हमारा पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन देखने को मिल जाएगा, इधर उसके बाद में कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद में इधर यहाँ पे आपको रशिया, चाइना, ये सारे देश देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा नॉर्थ है। नीचे जब आप साउथ को देखोगे तो यहाँ पर साउथ अमेरिका देखने को मिल जाएगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखने को मिल जाएगा, है ना। इधर यहाँ पर इंडिया भी आ जाता है। देन इसके बाद में मतलब एशिया की कुछ कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी आ जाता है इधर साउथ में। देन उसके बाद में यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ आ जाती हैं जो कि आसियान देश हैं, है ना, वो भी साउथ में है। तो अगर आप वर्ल्ड मैप को डिवाइड करोगे तो एक पोर्शन ऊपर नॉर्थ है, एक पोर्शन नीचे साउथ है। जितने भी 9 देश अब की बार गेस्ट कंट्रीज़ बनी है ना, वो सब कंट्रीज़ साउथ की हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे। इजिप्ट वो भी यहीं पर है, सिंगापुर यहाँ पर है, ओमान यहाँ पर हो गया, यूएई भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर में आ गया। तो ऐसे यहाँ पर अरब नेशंस में। देन उसके बाद में इधर नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री हो गया, है ना। तो ये सारी कंट्रीज़ लमसम आप कह सकते हो कि सदर्न रीजन में बिलोंग करने वाली कंट्रीज़ हैं। तो अब की बार एक डिबेट से छिड़ चुका है, क्योंकि भारत का फोकस यहाँ पर यह है कि G20 में लंबे समय से जो सदर्न कंट्रीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब की बार सदर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे जो ये भी जो टोटल ये 9 देश होने वाले हैं ना, जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं G20 के अंदर में, ये अभी जो समिट होगा उस समिट में अपने खुद के जो प्लान्स हैं वो सब लेकर आने वाले हैं। उन प्लान्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। 9 गेस्ट कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखना। आपसे ऑप्शन में नाम दे दी जाएंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन कौन सी गेस्ट कंट्रीज़ हैं। उसमें गेस्ट कंट्रीज़ भी होंगी प्लस कुछ और कंट्रीज़ मिक्स कर दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। आगे आते हैं ना दोस्तों, अगले आर्टिकल में बात की गई है संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड्स के बारे में। तो इस आर्टिकल को वैसे आप लोग GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर पाओगे। वहाँ पे अवार्ड्स के बारे में भी आपका पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक पोर्शन है, टॉपिक है। तो जो भी अवार्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ UPSC इसको लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है, और खासकर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड को लेकर ही क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हुआ क्या है, जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अभी यहाँ पर संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड को प्रेजेंट किया है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक आर्टिस्ट हैं ये, इनको यहाँ पर जो अवार्ड है थर्सडे में दिया गया है। तो इनका कहना यह है कि जो ये आर्टिस्ट हैं, आर्ट्स हैं, यही सब हमारे कल्चर को लेकर चल रहे हैं आगे। तो ये अवार्ड इसी वजह से चर्चा में है। अब इस आर्टिकल में से कुछ नहीं पढ़ना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, एक पॉइंट भी नहीं पढ़ना है इस आर्टिकल में से, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करेगी नहीं। न्यूज़ क्या है ये तो आपने समझ लिया ना, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझ लिया। अब उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर किताब उठाओ, किताब वाला जो सामान है उसको यहाँ पर अपने करंट से लिंक करो। तो किताब में आपके आर्ट एंड कल्चर की जब किताब खोलोगे ना, तो जो अवार्ड्स वाला चैप्टर खोलोगे तो वहाँ पर आपको संगीत नाटक अकेडमी और इन अवार्ड्स के बारे में बताया गया है। तो वहाँ का जो पोर्शन है वो कवर करो, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहाँ से आएगा। इसी को बोलते हैं स्टैटिक और करंट को लिंक करना, ठीक है। तो संगीत नाटक अकेडमी फेलो अवार्ड्स, पहले हम देखो अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, इसमें फेलोशिप वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो पहले हम फेलोशिप के बारे में अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप है, ये एक हाईएस्ट ऑनर है जो कि यहाँ पर ये अकेडमी प्रोवाइड करवाती है। और कह सकते हो कि ये जो अवार्ड है, जो फेलोशिप है, ये कोई भी व्यक्ति को दी जा सकती है जो भी यहाँ पर अपने इस कला में परफेक्ट है। कला कौन सी है आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सेक्स को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सभी लोग यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं इस फेलोशिप के लिए। तो अकेडमी की जो फेलोशिप है अपने आप में कह सकते हो बहुत मुश्किल से मिल पाती है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है, लोग यहाँ पर इसके मेंबर बन पाते हैं। और कह सकते हो कि केवल और केवल एक समय पर 40 मेंबर को ये फेलोशिप दी जाती है। 40 मेंबर ही यहाँ पर इसके फेलोशिप के लिए जो है एप्लीकेबल हो पाते हैं, ठीक है। और जो भी यहाँ पर अकेडमी के फेलोज़ होते हैं ना, उनको लगभग 3 लाख रुपीज़ का जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। देन उसके साथ साथ यहाँ पर ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम, यहाँ पर आप देख पा होंगे ये जो अवार्ड दिया गया इनको अंगवस्त्रम, और इस प्रकार से हाथ में जो ये दिया गया है ना, ये ताम्रपत्र देखने को मिल जाता है। ये फेलोशिप की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स की जब बात करते हैं तो अवार्ड भी यहाँ पे उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जो कि म्यूज़िक, डांस, थिएटर, फोल्क, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, पपेट्री, इन सब चीज़ों के अंदर में एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो इन फील्ड के अंदर में कोई व्यक्ति है तो उनको यहाँ पर ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। और अवार्ड में ये पुरस्कार में लगभग 1 लाख रुपये यानी कि 1 लाख रुपये का कैश दिया जाएगा, प्लस अगेन जो भी यहाँ पर मैंने बताया था ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम है ना, जो यहाँ पर इनको दिया जा रहा है ये जो अवार्ड में, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है, लाख रुपये के साथ साथ ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये अवार्ड प्रेजेंट कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी ही प्रेजेंट करती है। तो संगीत नाटक अकेडमी क्या है अब ये समझ लेते हैं।
तो एक जैसे हमारी अलग अलग अकेडमीज़ बनी होती हैं ना अलग अलग स्पेसिफिक काम के लिए, वैसे म्यूज़िक डांस ड्रामा के लिए ये इंडिया की एक नेशनल अकेडमी है। ठीक है, कोई म्यूज़िक डांस ड्रामा सीखना है तो उसके लिए एक नेशनल अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी। इस अकेडमी को यहाँ पर बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिजोल्यूशन के माध्यम से 1952 में। इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर पीवी राजमन्नर। देन प्रेजेंट समय पे आप देखोगे एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि काफ़ी सारी जो डिसीजंस है वो अपने हिसाब से ही ले सकती है, इसके पास में बहुत सारी पावर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में इसको कवर किया गया है। बाकी जो फंड वगैरह दिया जाता है इस बॉडी को वो पूरा सरकार की साइड से आ रहा है, फुल्ली सरकार की साइड से यहाँ पर ये बॉडी फंड की जाती है। ठीक है, प्लस ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। इस अकेडमी ने क्या किया, बहुत सारे इन्होंने अलग खुद से भी इंस्टीट्यूशंस बना दिए हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको यहाँ पर ये देखने का काम करते हैं। उसमें से कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम यहाँ पर ये हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली के अंदर बनाया गया था 1959 में, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी इम्फाल में बनाया गया 1954 में, कथक केंद्र बनाया गया न्यू दिल्ली में 1964 में। इस प्रकार से कुछ इंस्टीट्यूशंस इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिया इस अकेडमी ने, और कुछ इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर ये लोग रेगुलेट करना स्टार्ट कर चुके थे, कह सकते हो उनके ऊपर ध्यान देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये संगीत नाटक अकेडमियों को अवार्ड्स को कवर करता है, प्लस फेलोशिप को भी कवर करता है, देन उसके बाद में इस अकेडमी को भी कवर कर लेता है। बाकी आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे यूपीएससी ने साल 2009 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है इसको संगीत नाटक अकेडमी ने सेटअप किया था 1959 में, क्या ये सही है? और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि देखो कुछ इंस्टीट्यूशंस ना इन्होंने सेटअप करे हैं, उसमें से बिल्कुल पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को भी सेटअप किया गया था 1959 में और संगीत नाटक अकेडमी ने इसको सेटअप किया है ना, अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर करेक्ट है। फिर जो हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है साहित्य अकेडमी के थ्रू किसी राइटर को, वो कैसे दिया जाता है? उस अकेडमी का एक फेलो इलेक्ट करके। ये भी सही बात है, अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब फेलोशिप को पढ़ा था, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो भी आपको करेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आप कह सकते हो कि बनते रहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी वो मिल चुकी है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। देखो आज का एडिटोरियल वाला जो पूरा का पूरा हमारा पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर बात की गई है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर आज 2 एडिटोरियल पब्लिश किए गए, एक यहाँ पर ये वाला दिख रहा होगा और उसके बाद में दूसरा यहाँ पर आपको ये वाला दिख रहा होगा। एक इंटरव्यू सेक्शन है ये, यहाँ पर 2 व्यक्तियों का इंटरव्यू आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो समझेंगे ओवरऑल एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, प्लस आखिरकार राइटर क्या चर्चा कर रहे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर क्या क्या इशूज़ आज के समय में नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन ये है कि ये न्यूज़ में आ कैसे गया अचानक से, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र वाला पूरा का पूरा पॉलिटिकल केस है ना, उसकी वजह से यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ चर्चा में है। क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा जो एकनाथ शिंदे साहब हैं, इनको जो शिवसेना की जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो नाम है प्लस यहाँ पे जो सिंबल है वो इनको दे दिया गया है ना, इनको नाम और सिंबल अलोकेट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसी वजह से पूरा मामला चर्चा में है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से पिछले साल ये यहाँ पे डिफेक्शन ही हुआ था, ये डिफेक्शन किया गया था, उसके वजह से मामला क्रिएट हुआ था। तो सब समझेंगे, अभी आर्टिकल पर आऊँगा तो मैं सब समझाऊंगा डिफेक्शन क्या होता है, प्लस यहाँ पे कैसे कैसे इसके बारे में संविधान में कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है वो सब हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट आपको पता होगा हम लोग ना कुछ एडिटोरियल्स को अलग अलग न्यूज़पेपर से भी ले लेते हैं ताकि आपका एडिटोरियल सेक्शन और रेलिवेंट हो जाए। तो हमारे पास में अभी एक और एडिटोरियल है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पर आएंगे। ये भी हमारे द हिंदू का ही है, खासकर बिजनेस लाइन द हिंदू का एक इनिशिएटिव है। ये एडिटोरियल बात करता है इज़ देयर अ वे टू बूस्ट द टैक्स बेस, क्या इंडिया में टैक्स बेस को बढ़ाया जा सकता है? मतलब अभी ना बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, तो क्या जो टैक्स पेयर्स हैं इनको बढ़ाया जा सकता है? सरकार के पास में टैक्स की कलेक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है? कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमारा काम है एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, केवल न्यूज़पेपर में जो भी सब कुछ भरा हुआ है सब कुछ पढ़ना है, ऐसा हमारा काम नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर सबके लिए छपता है। तो कुछ आर्टिकल्स हमारे दूसरे न्यूज़पेपर में आ रहे हैं जो कि रेलिवेंट है। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से या एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी बन सकता है कि जो टैक्स कलेक्शन है ना इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास में टैक्स कलेक्शन आ नहीं रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं भारत में जो कि बहुत भर कर पैसा कमा रहे हैं बट वो टैक्स के कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर टैक्स का बढ़ावा दिया जा सकता है, वो सब आपसे पूछा जा सकता है। तो इस आर्टिकल को लिखा गया है बाय लोकेश्वरी एसके। समझेंगे यहाँ पर बहुत डिटेल से कि एग्जैक्टली यहाँ पर इनके क्या है पॉइंट ऑफ व्यूज़। अच्छा, इस आर्टिकल को मैं पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन भी लेते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझा दूंगा, इस आर्टिकल में राइटर का क्या कहना है, फिर इसकी आर्टिकल के बेसिस के ऊपर ही मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन लिखने को दूंगा।
और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन आप लिखोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या होगा वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले पूरे आर्टिकल को समझते हैं। करना क्या है, बस स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेगी। क्या है टॉपिक, बूस्टिंग इंडियाज़ टैक्स बेस, कैसे हम लोग इंडिया के टैक्स बेस को बूस्ट कर सकते हैं। पहले तो राइटर ने मेंशन किया है, देखो इंडिया ना एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है। हमारी जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन को होल्ड करती है दुनिया में। चाइना को पछाड़ रहे हैं हम, पछाड़ ही चुके हैं कह सकते हो, और अभी यहाँ पर मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुके हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री होने के बावजूद भी हमारे देश में जो कह सकते हो 25% के आसपास पॉपुलेशन है ना, वो उन लोगों की है जिनकी उम्र 15 साल से कम है। यानी कि हमारा देश एक यूथफुल नेशन है। यहाँ पे जो जवान लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, खासकर बूढ़े लोगों की संख्या भी कम है, बच्चों की संख्या भी कम है, लेकिन जवान लोगों की संख्या ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अब जवान लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वो एक वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है, लोग काम कर रहे होते हैं, है ना, लोग अपना काम कर रहे होते हैं, लाइवलीहुड जनरेट कर रहे होते हैं। तो जब लोग काम कर रहे होते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और उन्हीं के बेसिस पर जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी ग्रो भी करती है ना, हमारी जीडीपी में, बाकी सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कहना यहाँ पर राइटर का यह है कि जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो टैक्स भी पे करते होंगे। अच्छा, टैक्स को किसको पे किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, सरकार को पे किया जाएगा। क्यों पे किया जाएगा? क्योंकि सरकार के पास में दूसरा कोई बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स नहीं है। सरकार के पास में जो कमाई हो रही है, मेन बता रहा हूँ, बड़े रेवेन्यू जनरेशन की बता रहा हूँ, वहाँ पे वो बेसिकली टैक्स की वजह से हो रही है, जहाँ पे डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही हम लोग पे करते हैं, है ना। दोनों टैक्सेस को पे किया जाता है सरकार के पास में, ताकि उनका रेवेन्यू जनरेशन हो सके, वो आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए वो पैसा लगा सकें। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। अब बोला ये जा रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लोग वर्कफोर्स वाले बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लोग काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं भारत के अंदर में, नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन नौकरियां करने वाले लोग ज़्यादा होने के बावजूद भी जो हमारा इनकम टैक्स बेस है ना, वो इतना बड़ा नहीं है। देखो इस पूरे आर्टिकल में राइटर ने खासकर डायरेक्ट टैक्स के ऊपर फोकस किया है। अच्छा, क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, पहले इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स यहाँ पर क्या है, जैसे आपकी इनकम टैक्स है, पर्सन मतलब आप डायरेक्टली पे कर रहे हो, आपने जितना यहाँ पे सालाना 20 लाख 25 लाख रुपए कमा लिया है, उसके और आपने डायरेक्ट सरकार को टैक्स पे कर दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई पे करता है, डायरेक्ट टैक्स कोई पे करता है ना, जो कि इस कैटेगरी में आ रहे होते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर किसी को देना पड़ता है। आप एक बिस्किट का पैकेट लेकर आ रहे हो, उस पर भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, वो सब देते हैं। बात क्लियर हो गई। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे राइटर ने ना डायरेक्ट टैक्स के ऊपर फोकस किया है कि इनकम वाले लोग बहुत सारे हैं भारत में, बट वो लोग कहीं ना कहीं टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या हमारे इस पूरे सिस्टम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो टैक्स वाली कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं, और जिसकी वजह से जो सरकार का जो टैक्स बेस है वो भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिवील किया, उन्होंने ये बताया कि ऐसे लोग जो कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं 2020-21 के अंदर में, ऐसे लोग 6.8 करोड़ के आसपास थे। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है, और टैक्स पे करने वालों की संख्या कितनी है? केवल 1.69 करोड़। केवल 1.69 करोड़ लोग हैं देश में जिन्होंने टैक्स पेमेंट किया है साल 2021 में। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये बहुत ज़्यादा कम नंबर है जो कि यहाँ पर टैक्स को पे कर रहे हैं। तो कहना का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप इफेक्टिवली देखो, मतलब अगर आपको डायरेक्टली अगर परसेंटेज में इसको मेंशन करना है तो कैसे कर सकते हो? जितने भी हमारे देश की पॉपुलेशन है उसकी केवल और केवल 1.2% पॉपुलेशन ही आज के समय पर इनकम टैक्स देती है, बाकी कोई इनकम टैक्स नहीं दे रहा है। तो वो टैक्स कैसे बढ़ेगा, उसका बेस कैसे बढ़ेगा, टैक्स देने वाले लोग कैसे बढ़ेंगे? ठीक है ना। अब पहले तो राइटर ने ये समझाया कि टैक्स का जो बेस हमारा इतना कम है, मतलब इतने कम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न क्या है पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला रीज़न राइटर ने मेंशन किया है वो है लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी। हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी का मतलब क्या है? देखो ऐसे काम करने वाले लोग बहुत सारे हैं जो कि हमारे सरकार के साथ में रजिस्टर्ड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे बिजनेस हो गई, दुकान किराना हो गया, उसके बाद में स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, है ना। आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोग सड़कों पर ठेला लगा देते हैं, है ना, वो सब लोग हो गए। डेली वेज वर्कर्स हो गए जो रोज़ कमा रहे, मजदूरी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि सरकार के साथ में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। लेकिन पता है अब यहाँ पे कहोगे इन लोगों से टैक्स लिया जाएगा। देखो यहाँ पर भी ना कुछ स्पेसिफिक केस निकल कर आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ठेलों वाले की बात करते हैं ना, आज के समय पे कुछ ऐसे वेंडर्स, कुछ ऐसे ठेले वाले देखने को मिलते हैं जो कि कुछ ऐसा सामान लगाते हैं, मतलब कुछ ऐसे ठेले वाले देखने को मिलते हैं जिनकी कमाई ना बहुत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब पर्सनली मैंने भी कई जगह पर देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कमाई होती है, उनका जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा हायर होता है। मतलब इतना हायर होता है कि उनके घर में कार वगैरह सब कुछ है जो अपने पास नहीं है।
ऐसी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनसे टैक्स लेना बनता है ना। तो क्या हो रहा है ना कि वो लोग भी क्या है, हमारी सरकार के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। आप रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है सरकार उनसे कैसे टैक्स कलेक्ट कर पाएगी, उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। तो वो चीज़ भी यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है। और ये पहला कारण था जिसकी वजह से हमारा टैक्स बेस काफ़ी कम है। दूसरा जो कारण बताया गया है राइटर के थ्रू वो है लो पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन एंड वर्क फोर्स। इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है, वेमेन को ज़्यादा बाहर निकलने देते नहीं हैं, वेमेन को काम करने देते नहीं हैं। तो महिला का जो खासकर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में पार्टिसिपेशन है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, और लो पार्टिसिपेशन की वजह से अब वो काम कर नहीं रही हैं, पैसा कमा नहीं रही हैं, तो कहाँ से टैक्स पे करेंगी। तो एक कारण यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो तीसरा रीज़न बताया गया है वो है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। अप्रोक्स बता रहा हूँ, लगभग 50% के आसपास जो लोग हैं ना जिनको रोज़गार मिला हुआ है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, खेती बाड़ी कर कमाई कर रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप देखोगे दो पोर्शन होते हैं, एक होता है स्मॉल फार्मर्स जो हमारे छोटे किसान भाई हैं, एक होते हैं बहुत बड़े फार्मर्स, वेल्दी फार्मर्स जिनके पास में बहुत एकड़ों में ज़मीन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत पैसा कमाते हैं, है ना, वो वेल्दी फार्मर्स हैं। लेकिन आपको पता है ना, भले स्मॉल हो या वेल्दी हो, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है ना वो इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट कर रखी है, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम नहीं आती है। ये यहाँ पर एक और रीज़न दिया है राइटर ने कि कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ा चंक छोड़ दिया है। यहाँ पर भी आप टैक्स ले सकते थे, कैसे ले सकते थे, जो खासकर बड़े फार्मर्स हैं, जो वेल्दी फार्मर्स हैं, खासकर उनके ऊपर फोकस किया गया है, जिनके पास में है बहुत पैसा है, उनको यहाँ पर इस वाली टैक्स वाली कैटेगरी में कवर किया जा सकता था। तो बट एग्रीकल्चर इनकम को क्योंकि इससे बाहर कर रखा है तो इस वजह से यहाँ पर किसी को कवर नहीं किया जा रहा है, और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा टैक्स बेस काफ़ी ज़्यादा कम है, नैरो है। फिर एक और रीज़न राइटर ने मेंशन किया है वो है इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल। अब क्या है, देखो जो भी यहाँ पर इनकम टैक्स पे करता है, अब हर कोई तो पे नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी एक लिमिट है। सपोज़ यहाँ पर कोई व्यक्ति कमा रहा है अंधाधुंध पैसा साल में, अगर आप कह सकते हो एक व्यक्ति है जो कि जिसकी कमाई बहुत कम है, साल में यहाँ पर 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो उसके अंडर में आ रहा है ना। अब अंडर में आ रहा है मतलब उसको टैक्स पे नहीं करना है। अब एक व्यक्ति कमा रहा है साल के 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए 20 लाख रुपए 22 लाख रुपए, तो वो टैक्स वाली कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया में आप कह सकते हो, हमारे पास में एक रिपोर्ट है स्टैटिस्टिका की, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया कि 67% भारत के जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम केवल 6 लाख रुपए के अंडर आ रही है। 6 लाख रुपए के अंडर आती है तो इस चक्कर में वो इनकम टैक्स देते नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे ध्यान में ये रखना कि एक बात ये भी बताई जा रही है, मान लो कोई साल में 10 लाख रुपए कमा रहा है या 12 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो कुछ कटौती कर इधर उधर इन्वेस्ट कर या ऐसे वैसे दिखाकर क्या करता है, उसको कम करके 6 लाख के अंडर में खींच लाता है और दिखा देता है कि देखो यहाँ मेरा 6 लाख के अंडर में जो कमाई है एनुअल इनकम, और इस चक्कर में मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है क्या क्या रीज़न है जिसके चक्कर में हमारा टैक्स बेस काफ़ी कम है, लो है। अब इन्होंने दिए हैं सॉल्यूशन कि कैसे हम यहाँ पर जो टैक्स है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, टैक्स बेस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। जो प्रॉब्लम है हमारी एक कि हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है, उसी का सोल्यूशन है कि उसको फॉर्मलाइज कर दिया जाए। क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस और छोटे छोटे यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग स्ट्रीट वेंडर्स वाले देखने को मिल जाएंगे जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, बहुत हद कमाई है, अच्छा खासा उनको पैसा पेमेंट मिल रहा है, तो उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स में कवर किया जाए, उनको यहाँ पर रजिस्टर किया जाए, है ना। तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना होगा, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनको टैक्स नेट के अंदर बढ़ाना होगा, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करती हैं। और ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो भी बिज़नेस है उनको आप इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाओ कि अगर वो बिज़नेस आकर टैक्स में रजिस्टर करता है, हमारे साथ में रजिस्टर करता है, तो उनको थोड़े इंसेंटिव मिलेंगे। टैक्स को लेकर जितने भी कानून है उसको थोड़ा आसान कर दो, लोगों को समझ में आए, सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे कानून को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को और ईजियर करना पड़ेगा ताकि लोग अपने आप को आराम से रजिस्टर करवा सकें, ठीक है। बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद में दूसरा जो सोल्यूशन दिया गया है वो है आइडेंटिफाइंग हाई इनकम अर्नर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। आपको क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो हाई इनकम अर्नर्स हैं, जिनकी कमाई बहुत ज़्यादा है, अंधाधुंध कमाई है, उनको आप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद में आप क्या करो, उनसे टैक्स वसूलो।
इससे क्या होगा, जो टैक्स बेस है हम उसको यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई करो और टैक्स कलेक्ट करो, इससे यहाँ पर टैक्स बेस को इंक्रीज़ करा जा सकता है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने राइटर ने मेंशन किया एक और सोल्यूशन, एग्रीकल्चर इनकम को भी यहाँ पर टैक्स नेट के अंदर में लेकर आना होगा। खासकर जो वेल्दी फार्मर्स हैं, है ना, बहुत सारे जो वेल्दी फार्मर्स हैं जिनके बारे में मैंने बताया, इनकी जो इनकम है काफ़ी ज़्यादा है और ये लोग भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनसे टैक्स कैसा लेना, है ना, उनकी कमाई पहले बहुत कम है, लेकिन जो वेल्दी फार्मर्स है उनसे यहाँ पर टैक्स लेना बनता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लोगे, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारा टैक्स बेस है अगेन वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। फिर राइटर ने एक और सोल्यूशन मेंशन किया, TCS। ये क्या है, ये है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। होता यह है ना, जब आप कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस खरीदते हो, आपने कोई गुड्स परचेज़ किया, तो कोई महंगा सामान परचेज़ किया, बहुत एक्सपेंसिव, कोई मोटर व्हीकल, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें परचेज़ की हैं आपने, तो कहीं ना क्या होता है, जो डेटा है सरकार के पास में जाता है ना। तो सरकार क्या कर सकती है, इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट कर लेती है सरकार। अब टैक्स तो कलेक्ट करती है इसके ऊपर, लेकिन राइटर का कहना यह है कि इस वाले सिस्टम को और एक्सपेंड कर देना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है जो कि लग्जरी ट्रैवल कर रहा है, वर्ल्ड टूर पर निकला हुआ है वो, है ना, 1-2 कंट्रीज़ को विजिट कर चुका है और कंट्रीज़ को विजिट कर रहा है, अब उसका डेटा है तो उसके ऊपर भी टैक्स ले लिया जाए उससे। ठीक है ना। या फिर कोई व्यक्ति है जो कि बहुत महंगे होटल में रह रहा है, जिसका होता नहीं है, बहुत सारे होटल का जो किराया होता है, एक दिन का किराया होता है 25,000 30,000, अगर कोई ऐसे होटल में रह रहा है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर जो टैक्स है वो कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे वो पैसा दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है टैक्स में भी यहाँ पर पेमेंट करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इन लोगों को कवर कर सकते हैं और टैक्स बेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी होगी। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, अब इसको अपने शब्दों में, अपने अलग से पॉइंट ऑफ व्यूज़ में, ऐसे ही उठा के ये मत चेप देना, अपने शब्दों में यहाँ पर एक आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है आज का, जो आज का मेन क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा नीचे। क्वेश्चन बोलता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन बूस्टिंग इंडियाज टैक्स बेस। भारत का जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाने में क्या क्या परेशानियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ हम लोग को फेस करनी पड़ रही हैं। दूसरा, क्या क्या पॉलिसीज़ हम लोग उठा सकते हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ लेकर आ सकते हैं, क्या क्या नीतियाँ को लेकर आ सकते हैं, कैसे लागू कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर का नंबर है वो बढ़ जाए, और प्लस यहाँ पे जो हमारे टैक्स लॉज हैं उसको हम लोग और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। तो क्या क्या इसके लिए किया जा सकता है, ये यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो एक अच्छा सा आंसर लिखो, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और टेलीग्राम पर जाकर लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप या मेंस आंसर राइटिंग फुल फॉर्म लिखना। आपको वो चैनल मिलेगा, वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। और जब वो आप आंसर्स को लिखकर भेजोगे ना, तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे तो बहुत फ़ायदे होंगे आपको भी, सामने वालों को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप बता सकोगे उनको कि यहाँ पर आपको एक इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल यहाँ पर लिखा गया गौतम भाटिया साहब के थ्रू, दिल्ली बेस्ड लॉयर हैं। नाम वगैरह नहीं ध्यान रखना होता है, मैं बस खाली ऐसे ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में राइटर ने क्या फोकस किया है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ को समझने से पहले आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस को समझना होगा कि एग्जैक्टली पिछले साल से और अब तक हुआ क्या है। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स समझाऊंगा ताकि आप यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को, जो कि यहाँ पर राइटर ने मेंशन कर रखा है। ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने मेंशन कर रखा है, क्या है महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी केस। इसको लेकर रिसेंटली क्या होता है कि देखो, ये पिछले साल की बात है, वैसे जून की बात है, पिछले साल जून की बात है। अब महाराष्ट्र के अंदर में जो असेंबली है ना, वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, वो पार्टी चल रही थी, है ना। अब उसके जो लीडर थे वो उद्धव ठाकरे साहब आपको देखने को मिलेंगे। बट उसी पार्टी में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है एकनाथ शिंदे। ठीक है ना। तो हुआ ये कि जो एकनाथ शिंदे साहब हैं वो इस पार्टी से अलग तो हो गए। अब अलग होने के बाद में क्या किया, उन्होंने उस शिवसेना पार्टी के बहुत सारे जो एमएलएस थे, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बहुत सारे विधायक, बहुत सारे एमएलएस थे, उन एमएलएस को अपने साथ में यहाँ पर इन्होंने खींच लिया, अपने साथ में अट्रैक्ट कर लिया, और बहुत सारे एमएलएस का जो सपोर्ट है ना उस पार्टी से छीन लिया। और आपको पता है, मान लो किसी भी राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर कोई भी अगर सीएम बनकर बैठा हुआ है, कोई भी चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठा हुआ है, तो उस चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठने के लिए उसको एमएलए का सपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है ना, मैक्सिमम एमएलए का सपोर्ट चाहिए होता है। वैसे यहाँ पर जो हमारे उद्धव ठाकरे साहब थे उनके पास में एमएलए का सपोर्ट था, शिवसेना पार्टी का रूल चल रहा था। बट हुआ यहाँ पर क्या, एकनाथ शिंदे साहब पार्टी से अलग हुए। अलग होने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो एमएलए का सपोर्ट है इस सपोर्ट को खींच लिया गया।
और जैसे यहाँ पर एमएलए का सपोर्ट खींच लिया गया, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, जब चीफ मिनिस्टर के पास में कोई एमएलए का सपोर्ट है ही नहीं, बहुत कम सा सपोर्ट है, तो उसके बाद में क्या होगा, इनको चीफ मिनिस्टर के पद से हटना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास में एमएलए का सपोर्ट नहीं है। अब क्या हुआ, ये बहुत सारे एमएलएस को अपने साथ में लेकर चले गए, गुवाहाटी में रुके भी कुछ टाइम तक, ठीक है ना, और अच्छा खासा पोर्शन जब लेकर गए एमएलएस के, तो इनको बहुत सपोर्ट मिला उन एमएलएस का, और सपोर्ट मिलते हुए क्या हुआ, इन्होंने अपनी सरकार बना ली। जब एमएलए का सपोर्ट इनके पास में चला गया, तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उद्धव ठाकरे साहब हटकर एकनाथ शिंदे साहब यहाँ पर सीएम बन गए थे, ठीक है। तो वो आज के समय पर एकनाथ शिंदे साहब जो है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सारा सपोर्ट इनके पास में देखने को मिलेगा। बट अब इधर उद्धव ठाकरे हैं, इधर एकनाथ शिंदे हैं, दोनों के बीच में क्या चल रहा है, एक कंट्रोवर्सी चल रही है किस चीज़ को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी के नेम को लेकर, कि शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी और जो इसका चिन्ह है धनुष और तीर, जो वो चिन्ह है वो, उसको लेकर यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे हैं ये जो पार्टी का नाम है और चिन्ह है ये हमारे पास रहेगा, और एकनाथ शिंदे साहब का कहना है कि पार्टी का चिन्ह और नाम हमें चाहिए। केस पहुँचता है आगे। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया, ये चिन्ह और जो साइन है वो अलोकेट कर दिया एकनाथ शिंदे साहब को, कि आपको यहाँ पर सिंबल और ये हम अलोकेट करते हैं। ये इनको अलोकेट कर दिया गया, इनको दे दिया गया, ठीक है। तो इनकी साइड से पार्टी का नाम वगैरह सब कुछ चला गया उद्धव ठाकरे के साथ, इनके साइड से, ठीक है ना। तो आप ऐसा कह सकते हो। बात क्लियर हो गई, इतना कुछ यहाँ पे आपको समझ में आया। लेकिन अब आप कहोगे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन मतलब क्या है, डिफेक्शन मतलब क्या है। देखो, जो ये एमएलएज एक पार्टी से हटकर दूसरी पार्टी में पहुँचे ना, इसी को बोलते हैं डिफेक्शन, दल बदल करना। और इसी दल बदल के विरोध को लेकर एक कानून लेकर आया गया जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि जो डिफेक्शन है ना, जो ये दल बदल करी जा रही है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में भागा जा रहा है, इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया था। लेकिन राइटर मेंशन करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ होने के बावजूद भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी एंटी डिफेक्शन लॉ में देखने को मिल रही हैं। प्लस ये केस बीच में सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट की साइड से भी कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, वो यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है कि उन मिस्टेक्स को सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई है। अब क्या क्या हुआ है मैं आपको पहले समझाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, अब आपका दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने बोला ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, मतलब कोई अगर एक पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में जा रहा है उसके खिलाफ ये कानून काम करेगा, ठीक है। तो क्या कर सकता है, उसका उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो कहोगे जब डिस्क्वालीफाई कर दिया तो इन्होंने पार्टी कैसे बना ली दूसरी और सीएम भी बन गए, क्योंकि इसके अंदर एक अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आप पार्टी बदल सकते हो एक कंडीशन के बेसिस पर, और वही कंडीशन महाराष्ट्र वाले केस में हुई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एंटी डिफेक्शन के बारे में संविधान में कहीं पर मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10वें शेड्यूल में 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। जो 10वें शेड्यूल में हमने ऐड किया था ना, वो एक अमेंडमेंट के माध्यम से एक संशोधन किया था, वो था 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट किया गया था 1985 के माध्यम से। उसके बाद हम लोगों ने 10th शेड्यूल ऐड किया और हम लोगों ने यहाँ पर उसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लिया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में आता है, तो 10वें शेड्यूल में आता है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये काम 1985 में किया, क्योंकि उससे पहले लगातार ऐसे बहुत सारे केस हो रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, जो एमएलएज हैं वो इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे भाग रहे थे, ऐसे पार्टीज़ को बदल रहे थे। तो अब यहाँ पर आ गया एंटी डिफेक्शन लॉ। अब इस कानून में क्या कर दिया गया, इसमें यहाँ पर कुछ प्रोविजंस लिया गया कि भैया अब कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई एमएलए वगैरह हो गया, अगर वो यहाँ पर इस प्रकार की हरकतें करते हैं, बार बार डिफेक्शन करते हैं, दल बदल करते हैं, इधर से इधर, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ये बात यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ में मेंशन कर दी गई। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन रखा गया, एक अपवाद रखा गया। अब वो कैसा अपवाद था, पहले क्या हुआ करता था, देखो ये जो अपवाद है ना, एक तो 1985 वाले में आया था, एक 2003 में इस अपवाद को बदल दिया गया था। तो मैं आपको लेटेस्ट वाला बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें एक जो अपवाद जो छूट दी है वो क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2003 वाला, इसने क्या कर दिया, जो ये हमारा पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, इसके अंदर एक छोटा सा चेंज कर दिया इसके एक्सेप्शन में। पता है क्या बोला गया है कि आप जो भी एमएलएज एमपीज हैं वो पार्टी नहीं बदल सकते, पार्टी अगर बदलेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टी बदलनी भी है तो एक कंडीशन पर बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, ये बनी हुई है, इसमें बहुत सारे एमएलएज हैं, उन एमएलएज का सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर
एक एमएलए निकल कर जाता है या दो एमएलए निकल कर जाते हैं तो यहाँ पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उस पार्टी के 2/3 कितने टू थर्ड 2/3 एमएलएज, उस 2/3 जो उस पार्टी के मेंबर्स हैं, खासकर एमएलएज बात कर रहा हूँ मैं, जब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूँ, तो जो 2/3 मेंबर्स हैं ना उस पार्टी के, वो अगर एक साथ निकल कर जाते हैं किसी दूसरे पार्टी में मर्ज करने के लिए तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इस एंटी डिफेक्शन लॉ में। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि अगर इक्का दुक्का निकलते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन एक साथ 2/3 मेंबर्स, पूरे पार्टी के एक साथ 2/3 मेंबर्स निकल कर जा रहे हैं ना दूसरी पार्टी में मर्ज होने के लिए, तो वो एक एक्सेप्शन है, वो चीज़ें एक्सेप्ट की जाएंगी और वो वैलिड है बिल्कुल। और यही केस हुआ था कहाँ पर, महाराष्ट्र वाले केस में, ठीक है ना, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। बात क्लियर हो गई। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर मान लो अगर डिस्क्वालिफिकेशन किसी का हो गया तो वो डिस्क्वालिफिकेशन करेगा कौन, है ना। मान लो कोई एक दो मेंबर निकल कर जा रहा है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन होना है तो कौन करेगा। तो हमारे राज्यसभा में जो चेयरमैन हो गए वो, लोकसभा में जो हमारे स्पीकर हो गए वो, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो जो हमारे और भी डेप्यूटी स्पीकर्स वगैरह होते हैं वही सब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिस्क्वालीफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का काम किसका है, स्पीकर करता है मेजरली। बात समझ में आ गई। आगे आते हैं फिर उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अच्छा कितने समय पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है। यही एक सबसे बड़ी कमी है कि सर डिस्क्वालिफिकेशन तो अलाउ है लेकिन कितने समय में किया जाएगा ये नहीं पता, और इस चक्कर में स्पीकर या कोई भी इतना लंबा समय खींच देता है कि वो इंसान अपना टर्म पूरा ही कर लेता है। ठीक है ना, कब कोई टाइम पीरियड नहीं है, कैसे कैसे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी है। बाकी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में 10th शेड्यूल क्या है, पहले क्या था और अब क्या है, कैसे कैसे बना है, ये चीज़ आपने समझ ली है। अब क्या होता है ना, राइटर ने मेंशन किया है कि ये जो मामला है ये पहुंच जाता है कोर्ट के अंदर में। अब कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं पिछले कुछ समय में, वो प्रॉब्लम्स क्या है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो महाराष्ट्र पूरा का पूरा केस था ये सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा और काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया। सरकार को बनाने का मुद्दा था, सरकार को बनाने का पूरा यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा था। एक तरफ सरकार को हटा दिया गया, दूसरी तरफ यहाँ पर बनाई जा रही है, तो पूरा इशू था ये। तो इसको तुरंत एक्सेप्ट तो करना था, बट कोर्ट ने यहाँ पर तुरंत यहाँ पर इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया नहीं। कोर्ट ने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो जो इसके ऊपर बहुत सारी मतलब डिस्कशन करी है, उसके बाद यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एक जो पर्टिकुलर स्टेप है वो उठाया है। लेकिन बोला ज़रा इशू क्या है पता है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ समय पर भी ऐसे एंटी डिफेक्शन के कई सारे केसेस को देखे, तुरंत यहाँ पर उन केसेस को निपटाया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं ना उनके अंदर कई बार हमने लूप होल्स देखे हैं, और ऐसा कोई केसेस हुआ है जहाँ पे लूप होल्स देखने को मिले हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कर्नाटका में केस हुआ था, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में एक केस हुआ, यहाँ पर भी लूप होल्स देखने को मिला है। अच्छा वो लूप होल क्या है, तो इन्होंने ये बोला कि जिस समय पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट हुए हैं, एक जजमेंट आया था किसको लेकर, नबम रेबिया को लेकर। नबम रेबिया का जो जजमेंट आया था ना, उस जजमेंट में क्या बोला गया पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर उसके बाद आगे समझाऊंगा। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि जो डिफेक्शन होता है, जो कानून को हम लोग क्या करते हैं, जो डिफेक्शन होता है, जो पार्टी के अंदर दल बदली की जाती है ना, उसको अगर कोई करता है व्यक्ति तो उसको डिस्क्वालीफाई कौन करता है, स्पीकर डिस्क्वालीफाई करता है। तो स्पीकर का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। बट जो महाराष्ट्र क्राइसिस चल रहा है ना साल 2022 का, इस केस की सुनवाई की जा रही है, और यहाँ पे आप कह सकते हो जो पूरा का पूरा केस चल रहा है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक और केस गया किस चीज़ को लेकर, कि मान लो यहाँ पर जो क्राइसिस चल रहा है उस केस में भी मान लो वहाँ पे जो स्पीकर बैठा था एक, वो जो स्पीकर है उसके ऊपर खुद खतरा है, वो जो स्पीकर है उसको हटाया जा रहा है, उसको हटने का नोटिस मिल चुका है। तो क्या उसको हटने का नोटिस मिलने के बावजूद भी वो क्या एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकता है असेंबली में या नहीं कर सकता है, इसको लेकर जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 15 फरवरी 2023 में। उन्होंने बोला कि जो स्पीकर है वो एक फर्स्ट अथॉरिटी है और वो डिसाइड कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। इवन 2016 का जो ये केस था ना, नबम रेबिया वाला केस, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। तो नबम रेबिया वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के थ्रू कि जो स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे ना, अगर इनको हटाने का, इनको रिमूव करने का नोटिस मिल चुका है, इनको मान लो स्पीकर को हटने का नोटिस मिल चुका है, डेप्यूटी स्पीकर को हटने का नोटिस मिल चुका है, और वहाँ पर डिफेक्शन हो रहा है, पार्टी को बदला जा रहा है, एमएलएस बदल रहे हैं, तो क्या
उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, मतलब ये जो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बोल दिया था ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकेंगे, यानी कोई स्पीकर या कोई डेप्यूटी स्पीकर अगर इस प्रकार से उसको रिमूवल का नोटिस मिला हुआ है तो वो किसी दूसरे का डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं कर सकता। ये यहाँ पर मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट की साइड से, और वही गलती यहाँ पर हुई है, क्योंकि उस समय पर भी जब महाराष्ट्र में जून में ये केस हुआ था ना, पूरा का क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, तो स्पीकर वहाँ पे नहीं थे, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट का एक मुद्दा ही था कि अगर स्पीकर यहाँ पर इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रहा है, रिमूवल का नोटिस है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकता। तो इस चक्कर में जो पिछले साल मुद्दा हुआ ना, उसमें स्पीकर का मुद्दा ही खत्म हो गया था। स्पीकर का जो ड्यूटीज़ थी वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपने ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई थी। तो मामला अट जाता है कि इसके ऊपर फ्लोर टेस्ट के ऊपर, कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, और फ्लोर टेस्ट करवाया गया। फ्लोर टेस्ट में क्या होगा भाई, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे पूछा जाएगा कौन किसके सपोर्ट में है, एमएलएस किस किसके कितने कितने सपोर्ट में है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो एमएलएस थे जो कि यहाँ पे एक पार्टी को छोड़कर गए थे, दूसरी पार्टी को एकनाथ शिंदे जी को ज्वाइन किया था, तो एकनाथ शिंदे जी के लिए सपोर्ट करते वो, है ना। तो जितने लोग प्रेजेंट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है, पूछा जाता है कि आप किसके सपोर्ट में हो। तो इन सब एमएलएस ने यहाँ पर सपोर्ट दिखाया एकनाथ शिंदे जी को, उनकी सरकार बन गई, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स, थोड़े बहुत जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हुए नजर आए हैं इस पूरे केस में। वो चीज़ यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है। पिछले साल क्या हुआ था, जब ये मैटर चल रहा था, स्टार्ट हुआ था जून के समय पर, तो जो डेप्यूटी स्पीकर थे ना उस समय पर वो प्रेजेंट ही नहीं थे, वहाँ पे कोई स्पीकर नहीं देखने को मिलता था उस टाइम पर, ठीक है ना। तो इस चक्कर में आप कह सकते हो जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो भी प्रॉपरली नहीं हो पाया, वो सब कोर्ट गए, कोर्ट में क्या मुद्दा हुआ वो सब अलग मैटर हो गया। कोर्ट का जो जजमेंट था वो यहाँ पर सपोर्ट में आ गया, और कह सकते हो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो ही नहीं पाया, ये मैटर ऐसे चलता रह गया। और क्या हुआ, जो एकनाथ शिंदे साहब हैं उनका जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है ये आपको समझ में आ गया। प्लस यहाँ पे मैंने आपको बताई दिया स्पीकर का क्या रोल होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे काम करता है। तो आपसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनेगा वो एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर बनेगा। तो यूपीएससी ने साल 2014 में इस प्रकार से एक प्रश्न पूछ लिया था कि संविधान में कौन से शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मेंशन किया गया, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10वें शेड्यूल में इसके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। बात क्लियर हो गई है। चलो अब करते हैं हम लोग अपने इस सेशन को एंड। गाइज यहाँ पर इतना ही कुछ था जो हमारे इस आर्टिकल में है। बाकी फ्रंट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, जीएसटी के बारे में बात करता है। देखो ये आर्टिकल ना, मैंने बोला है कि जब भी इकोनॉमिक आर्टिकल होते हैं इसमें नंबर की बात की जाती है, नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो अभी जनवरी में 1.59 लाख करोड़ का पहुंचा है, तो वही बताया गया एक हाईएस्ट रेवेन्यू अभी तक का देखने को मिला है। 2023 में रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ है। 2022 से जब कंपेयर करोगे तो अब की बार 2023 के जनवरी का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर मेंशन की गई। नाउ अब फटाफट चलते हैं हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था ट्रैफिक को लेकर, इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ट्रैफिक जो है एक ऑफिस है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर में, तो जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसके अंदर में कोई मतलब ये UNEP का कोई बॉडी नहीं है, ध्यान रखना, IUCN के अंडर में आने वाली ये बॉडी है। फिर उसके बाद में IUCN और साथ ही साथ में यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर के रिगार्डिंग यहाँ पर बॉडी काम करती है। इस चक्कर में स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। बिल्कुल स्टेटमेंट 2 इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पर इनका काम यही है कि जो भी यहाँ पर जंगली जानवर या प्लांट्स एनिमल्स का जो भी ट्रेड हो रहा है उसको इंश्योर कर सकें हम कि उसका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है या फिर उसका जो खतरा है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर ना पड़े, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।